हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट रीजनरेशन क्या होता है, ये हमारा सिल्वीकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक है, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। रीजनरेशन इज डिफाइंड एज द रिन्यूअल ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स। रीजनरेशन का मतलब है रीजनरेट करना, रिन्यूअल करना फॉरेस्ट क्रॉप को नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली हम कह सकते हैं कि हम खुद से फॉरेस्ट को रिन्यू करवा रहे हैं, दोबारा से लगा रहे हैं, एंड नेचुरली भी ये प्रोसेस होती है। तो इसमें हम देखते हैं देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप्स। यहाँ पे 2 मेथड दी गई हुई हैं फॉरेस्ट रीजनरेशन की। नंबर 1 गिवन है नेचुरल रीजनरेशन एंड सेकंड है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। एंड आफ्टर हम बात कर लेते हैं नेचुरल रीजनरेशन की। नेचुरल रीजनरेशन क्या होता है? नेचुरल रीजनरेशन इज द रिन्यूअल ऑफ अ फॉरेस्ट क्रॉप बाय सेल्फ सोन सीड बाय वेजिटेटिव पार्ट्स। तो नेचुरल रीजनरेशन का मतलब है नेचुरली जो रीजनरेट हो रहा है, जिसको हम ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो नेचर पे खुद से ही सारा प्रोसेस उसमें हो रहा है। तो ये हो सकता है सेल्फ सोन सीड से, मतलब खुद से सीड फॉल हुआ और उसको जैसे ही बेटर कंडीशन मिली वो ग्रो कर गया एंड एक न्यू प्लांट डेवलप हो गया। एंड वेजिटेटिव पार्ट से भी हो सकता है, किसी प्लांट के कोई भी पार्ट से नया प्लांट बन जाना। एंड नेक्स्ट में देखिए, व्हेन रीजनरेशन ऑब्टेन फ्रॉम सीड फॉर्म्स द क्रॉप इट इज कॉमनली कॉल्ड सीडलिंग क्रॉप। तो क्या होता है, जब भी कभी क्या हो, रीजनरेशन किससे हो, सीड से फॉर्म होता है। जब हमारी क्रॉप किसी सीड से बनती है तो उसको सीडलिंग क्रॉप कहा जाता है। व्हेन द सीडलिंग क्रॉप ग्रोज इनटू अ फॉरेस्ट इट इज कॉल्ड हाई फॉरेस्ट। जब ये सीडलिंग क्रॉप एक फॉरेस्ट को ग्रो करती है, एक फॉरेस्ट में फॉर्म हो जाती है, तो उसको हाई फॉरेस्ट बोला जाता है। And when natural regeneration is obtained from a coppice or a root sucker, the crop is usually called coppice crop. और जब भी क्या हो, हमारा रीजनरेशन किसी कॉपिस से या रूट सकर से हो तो इसको क्या कहते हैं, कॉपिस क्रॉप कहा जाता है। तो कॉपिस को हम अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे इसकी किसको बोला जाता है, कॉपिस क्रॉप। नेचुरल रीजनरेशन इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग 2 वेज। तो नेचुरल रीजनरेशन 2 तरीके से हो सकता है, नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड्स एंड नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। तो एक तो सीड से होगा और दूसरा वेजिटेटिव पार्ट से होगा। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड, तो सीड से होने वाले रीजनरेशन को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो रिन्यूअल ऑफ अ फॉरेस्ट क्रॉप बाय सेल्फ सोन सीड। जब भी हम किसी फॉरेस्ट क्रॉप को जब हमारी कोई भी फॉरेस्ट क्रॉप सेल्फ सोन सीड से रिन्यूअल होती है, द जर्मिनेशन ऑफ सीड डिपेंड अपॉन इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो हमारा जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो 2 फैक्टर में डिपेंड करता है, नंबर 1 इंटरनल फैक्टर एंड नंबर 2 एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो इंटरनल फैक्टर होते हैं हमारे, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन की, ठीक है। एंड नेक्स्ट में है एम्ब्रायो डेवलपमेंट एंड आफ्टर राइपनिंग एंड वाइबिलिटी, जर्मिनेशन कैपेसिटी, जर्मिनेशन एनर्जी एंड प्लांट परसेंटेज। ये सब हमारे इंटरनल फैक्टर हैं जो सीड को इंटरनली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हमने जर्मिनेशन कैपेसिटी एंड जर्मिनेशन एनर्जी के बारे में। तो ये है जर्मिनेशन कैपेसिटी, परसेंटेज बाय नंबर ऑफ सीड्स इन अ गिवन सैंपल दैट जर्मिनेट irrespective ऑफ टाइम। तो नंबर ऑफ सीड का परसेंट जो किसी भी सैंपल में जो दिया गया होगा उसको जर्मिनेशन उसकी गिवन टाइम के, मतलब एक पीरियोडिक टाइम के अकॉर्डिंग उसको बोलेंगे जर्मिनेशन कैपेसिटी। जर्मिनेशन एनर्जी,
तो जर्मिनेशन एनर्जी क्या है? परसेंटेज और पर नंबर ऑफ सीड्स हैज़ जर्मिनेटेड अप टू द टाइम ऑफ अ पीक जर्मिनेशन। तो एक पीक जर्मिनेशन टाइम के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ सीड का परसेंट क्या हुआ है? जर्मिनेट हुआ है। प्लांट परसेंटेज क्या होगी? नंबर ऑफ सीड्स दैट डेवलप इनटू सीडलिंग बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ग्रोइंग पीरियड। फर्स्ट ग्रोइंग पीरियड में कितने सीडलिंग, मतलब कितने नंबर ऑफ सीड डेवलप हुए हैं सीडलिंग में फर्स्ट ग्रोइंग पीरियड में। एंड नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो हमारे सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। मॉइस्चर, एयर, वाटर, लाइट एंड सीड बेड। अब क्या है नेक्स्ट? सक्सेसफुल नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड डिपेंड्स अपॉन। तो सक्सेसफुल नेचुरल रीजनरेशन जो है सीड से, वो डिपेंड करता है किसमें? सीड प्रोडक्शन, सीड डिसेमिनेशन, सीड जर्मिनेशन एंड सीड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग्स। तो इसको हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे। फर्स्ट थिंग है सीड प्रोडक्शन। तो सीड प्रोडक्शन क्या होता है? सीड्स आर मेच्योर ओव्यूल्स विच कंटेन द एम्ब्रायो। तो सीड, सबको पता है कि सीड क्या होते हैं? एक मेच्योर ओव्यूल्स होते हैं जो, जिसमें क्या होता है? एम्ब्रायो होता है, एंड जो कंटेन करता है किससे? एम्ब्रायो से। एम्ब्रायो इज ए इमेच्योर प्लांट कंजिस्टिंग द सीड लीव्स, एंड इसको बोलते हैं कॉटिलिडोन्स, अटैच टू द रूडिमेंटरी स्टेम, हाइपोकोटिल बोला जाता है, जिससे अटैच होते हैं विथ अ ग्रोइंग टिप, एंड इसकी जो ग्रोइंग टिप होती है प्लूम्यूल बोलते हैं, एंड रूट टिप को रेडिकल बोलते हैं दूसरे एंड से। जो अगर हम सीड का छोटा सा पार्ट ले लेंगे तो उसमें इसको हम कह सकते हैं कि क्या क्या उसमें मिल रहा है। तो एम्ब्रायो है इमेच्योर प्लांट जो सीड की लीव्स जिससे कवर होती हैं दो, उसको कॉटिलिडोन्स बोलते हैं। और जो रेडिमेंट्री स्टेम आती है उसको हाइपोकोटिल बोला जाता है, एंड ग्रोइंग टिप जो होती है जिससे ग्रो होता है उसको प्लूम्यूल बोला जाता है, एंड जो रूट टिप होती है उसको रेडिकल बोला जाता है, जो अदर एंड में होती है रूट टिप, जहाँ से रूट बनता है। ठीक है। एंड सीड प्रोडक्शन इन अ ट्री वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो सीड प्रोडक्शन जो है बेसिकली सीड का प्रोडक्शन का जहाँ से हो रहा है हमारा, वो हर साल अलग अलग होता है। जो सम स्पीसीज, जैसे हम कह सकते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस है, डेलबर्जिया सीसू है, सीसम जिसे बोला जाता है, अकेसिया नीलोटिका है, और इसमें क्या होता है? एवरी ईयर सीड आती हैं, हर साल सीड्स फॉर्म करते हैं ये ट्रीज। और कुछ स्पीसीज अदर हैं जैसे एबिस पिंड्रो है, एनोजीसस लैटिफोलिया, और डू सो आफ्टर लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद इसमें सीड फॉर्म होते हैं। ये था हमारा सीड प्रोडक्शन की कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, एवरी ईयर सीड्स करते हैं। फिर इसके बेस पे भी अगर हम इसका डिटेल लेक्चर देखेंगे तो गुड सीड ईयर, अच्छे पुअर सीड ईयर वाले भी इसमें हम देखेंगे। जैसे गुड सीड ईयर का मतलब है जो कुछ साल में कितने साल में कौन कौन से ट्रीज़ हैं जो अच्छा गुड सीड ईयर देते हैं, वो उसमें तो अलग अलग ट्री के स्पीसीज के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होते हैं। एंड सीड डिसेमिनेशन। तो सीड क्या होता है कि अगर आज सीड का प्रोडक्शन हो गया तो सीड एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जर्मिनेट हो रहा है तो वो किसी ना किसी की थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, और जहाँ पे उसको मतलब रिक्वायर्ड हम कह सकते हैं जितनी ज़रूरत उसको, वाटर, क्लाइमेट कह सकते हैं, सॉइल, वाटर, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो मिलेंगी, वहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये किस वजह से हो सकता है सीड डिसेमिनेशन? इसको क्या कहेंगे? फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीसीज इट इज़ नेसेसरी दैट सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो क्या है कि ये कोई भी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी उसका पेरेंट प्लांट है उसका दूसरी जगह, वहाँ से वो दूसरी जगह पहुँचेगा ही तो ही जर्मिनेट करेगा, तो ही नया प्लांट फॉर्म होगा।
because seeds germinating immediately below the parent tree commonly do not get established. अगर पेड़ के नीचे ही कह रहा है कि अगर पेड़ के नीचे हमारा क्या हुआ, सीड गिर गया, तो वो वहीं पे जर्मिनेट कर जाएगा और उसको स्टैब्लिशमेंट पूरा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ट्रीज़ हैं, वहाँ पे उसकी जो मदर प्लांट है वो है, तो उसको पूरा जितना उसको जो भी चाहिए, सॉइल कहें, न्यूट्रिएंट्स कहें, वाटर कहें, तो उसको पूरी तरह से सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए उसका डिजमिनेशन बहुत ज़रूरी है उस जगह से दूसरी जगह जाने में। अब कुछ एजेंट्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, हम देखेंगे। सीड डिजमिनेशन गिव्स द यंग सीडलिंग अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, for they are saved to the large extent from competition with the parent plant. तो सीड डिसेमिनेशन जो है यंग सीडलिंग को एक बेटर चांस देता है सर्वाइवल के लिए, ताकि वो क्या कर जाए, मतलब उससे क्या हो, पेरेंट प्लांट से कंपटीशन करने से वो मतलब दूर चले, उससे बच जाए, ताकि पेरेंट प्लांट के साथ का कंपटीशन ना हो। अगर सीड डिसेमिनेशन होगा तो सीड हमारा कहीं दूर चला जाएगा, वहाँ पे वो जर्मिनेट करेगा, वहाँ पे पेरेंट प्लांट के बगल पे वहीं पे नहीं करेगा, जिससे कि वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाए, ताकि उसको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले, प्रॉपर वाटर ना मिले, या प्रॉपर को ग्रो करने के लिए स्पेस ना मिले। तो नेक्स्ट है 4 इम्पोर्टेंट एजेंसीज बाय विच सीड्स डिस्पोजल इज सिक्योर्ड आर, तो ये है कि 4 एजेंसीज हैं जिनसे सीड डिस्पोजल होता है। नंबर है विंड, वाटर, एनिमल्स, एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म ऑफ एजेक्शन मैकेनिज्म इन फ्रूट इटसेल्फ। तो ये 4, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म भी कह सकते हैं हम, फ्रूट की खुद से एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू भी हो सकता है। विंड के थ्रू मतलब हवा से कोई हमारा सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। वाटर के थ्रू होता है, पानी में बह के इधर से उधर चला गया। एंड एनिमल्स के थ्रू भी होता है, सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, जहाँ पे उसको प्रॉपर क्लाइमेटिक सॉइल कंडीशन मिली, प्रॉपर ग्रोथ के लिए मिली, तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर लेगा, वहाँ पे वो जर्मिनेशन उसमें हो जाएगा, वो जर्मिनेट कर लेगा। एंड थर्ड वन है सीड जर्मिनेशन क्या है। तो सीड जर्मिनेशन को हम देख लेते हैं। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड डिपेंड्स अपॉन सेवरल internal and external factors such as the permeability of seed coat, availability of moisture, nature of embryo जिसको हम dormancy भी बोलते हैं, temperature, moisture in soil and oxygen and light। तो जर्मिनेशन ऑफ अ सीड जो डिपेंड करता है कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर पे, जैसे कि सीड कोट की प्रेमेबिलिटी कितनी है, जो सीड कोट है उसमें कितना प्रेमेबल है, वो अंदर हमारा मॉइस्चर जा रहा है या नहीं जा रहा है, कितना उसमें हार्ड है या नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो एम्ब्रायो जो कि डोरमेंसी कितनी है उसकी कैसी है, नेचर कैसा है, डोरमेंसी कह सकते हैं नेचर ऑफ एम्ब्रायो। टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, एंड मॉइस्चर इन सॉइल में मॉइस्चर कैसा है, और ऑक्सीजन का अमाउंट एंड लाइट का अमाउंट, ये सब फैक्टर्स पे हमारा सीड जर्मिनेशन डिपेंड करता है। सम अदर फैक्टर्स आर एज ऑफ ट्री की एज पे सीड का जर्मिनेशन डिपेंड करता है। फ्लावरिंग फेजेस, तो फ्लावरिंग की जो फेजेस हैं उस पर डिपेंड करता है। साउंड और हेल्थ ऑफ सीड कंडीशन, साउंड सीड की जो कंडीशन है, साउंड कैसा है, हेल्थ कैसा है, और कॉपिस ओरिजिन कह सकते हैं हम ट्रीज जो कॉपिस ओरिजिन है, साइज ऑफ सीड, प्लांट परसेंट, टाइप्स ऑफ डिसेमिनेशंस एंड सॉइल टाइप, और न्यूट्रिशन एंड पेस्ट एंड डिजीज भी। कभी कभार क्या होता है कुछ प्लांट पेस्ट और डिजीज से ही खराब हो जाते हैं, तो ये बेसिकली इसमें डिपेंड करता है। एंड सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट हम देख लेते हैं। सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूली जर्मिनेटेड सीडलिंग insufficient member as a member of a forest crop is undoubtedly the weakest link in the whole chain. The process make up the regeneration of a forest crop. The factor responsible for seedling establishment are as follows. तो जो है
हमारा जो सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट है न्यूली कह सकते हैं न्यूली जर्मिनेटेड सीडलिंग का, तो फॉरेस्ट क्रॉप की जो मतलब इसका एक वीकेस्ट लिंक जो उसके साथ रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट को बनाता है। तो ये यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं कि कौन कौन डिपेंड करते हैं एक सीडलिंग एस्टेब्लिश में, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जिनका होना मतलब सीडलिंग को एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करवाना है क्रॉप को, ताकि उसको और फैक्टर कौन कौन से वो करेंगे मतलब इफेक्ट करेंगे। क्लाइमेटिक, एडेफिक, ये वही है बायोटिक एंड जेनेटिक। हमने इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा उसमें देखिए, उसमें हमने जो साइड फैक्टर्स किए हैं उसमें हमने क्लाइमेटिक, एडेफिक एंड बायोटिक फैक्टर्स को डिफाइन किया हुआ है। इसका डिटेल वीडियो अगर ईच फैक्टर को मतलब डिटेल में डिफाइन करना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल में बनाएंगे कि क्लाइमेटिक। वैसे हमने इसका एक वीडियो डाला हुआ है साइड फैक्टर, तो वहाँ पे ये फैक्टर डाले हुए हैं। और जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं कुछ, इसमें जेनेटिक फैक्टर हमने वहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर को दिया है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं जो फास्ट ग्रोइंग रेट कैसी है, हार्डनेस एंड अडेप्टेशन हेल्प इन रीजनरेटिंग द स्पीसीज इवन इन एडवर्स कंडीशन। ठीक है, ये भी इसका क्या है जेनेटिक फैक्टर्स में आएगा। हार्डनेस और अडेप्टेशन जो उसकी स्पीसीज की रीजनरेशन में हम कह सकते हैं कि एडवर्स कंडीशन में हमारी स्पीसीज रीजनरेट कर रही है। अब है नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, नेचुरल रीजनरेशन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स में कह सकते हैं कॉपीज से होता है, रूट सकर से, और इस ऑब्टेन इन द सेवरल फॉरेस्ट क्रॉप। ठीक है, तो कॉपीज से क्या होता है, कॉपीज इज डिफाइंड एज कॉपीज सूट अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ सीडलिंग दैट हैव बीन कट एंड बर्न बैक। तो कॉपी सीड होता है कि अगर कोई ट्री हमारा है, अगर ये ट्री है तो ये ऊपर से कट हो गया या फिर बर्न कर दिया हमने, ऊपर का ट्री इतना सा नीचे बचा है, तो यहाँ से अगर कोई सीड वो प्लांट फॉर्म हुआ यहाँ बेस से, तो वो कॉपीज क्रॉप कहलाएगी, उसको हम कॉपीज क्रॉप कहेंगे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉपीज क्रॉप यहाँ पे दी हुई है। सीडलिंग कॉपीज, जो सीडलिंग्स कॉपीज होता है, पोलार्ड कहते हैं। पोलार्ड थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं, 1 मीटर के राउंड के हो जाएंगे, वहाँ से कॉपीशिंग हो रही है। इतने बड़े 1 मीटर के राउंड, 2 मीटर के राउंड, हाँ इतना ही होगा। स्टूल भी कहते हैं, कॉलर सूट कहते हैं जिसको, किसी के बेस से कॉलर सूट बोलते हैं, रूट कॉलर सूट उसे बोला जाता है। तो और इसमें एक और है नेचुरल रीजनरेशन बाय रूट सकर्स। तो कभी कभार क्या होता है, हमारी सूट जो होती है रूट से वो कर लेती है, ग्रो कर लेती है, अराइज हो जाती है, व्हेन दे आर कॉल्ड रूट सकर बोला जाता है उसे। ये नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी होता है। तो ये था हमारा रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट को हमने नेचुरल रीजनरेशन इसमें देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन को देखेंगे। और इसमें अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो काफ़ी डाउट कर रहा है और प्रॉब्लम कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।